Hello students, welcome. In our previous lecture we have completed our chapter 2nd of chemistry. Now we will start chapter 10 of physics, that is gravitation. So gravitation का concept कहाँ से है आपके पास है? gravitation क्या होता है? तो जो आइडिया था जिसके जैसे ग्रेविटेशन शुरू हुआ या फिर ग्रेविटेशन का कंसेप्ट शुरू हुआ वो था न्यूटन का एक आइडिया, जिसमें उसने ऑब्जर्व किया कि जो एप्पल है वो हमेशा ट्री से नीचे की तरफ ही गिरता है, मतलब टुवर्ड्स ग्राउंड ही गिरता है। ऐसा क्यों नहीं होता कि एप्पल जब गिरे तो वो ऊपर की तरफ गिरे, मतलब टुवर्ड्स स्काई जाए। तो अगर ऐसा है कि जो एप्पल है वो हमेशा टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ गिरता है, तो कोई फोर्स है जो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ठीक है, अगर कोई फोर्स उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, अगर वो फोर्स एप्पल को अट्रैक्ट कर सकती है तो क्या वो फोर्स मून को अट्रैक्ट नहीं करती? ठीक है, न्यूटन ने क्या आइडिया दिया? न्यूटन्स आइडिया कि अगर एक एप्पल टुवर्ड्स अर्थ गिरता है, टुवर्ड्स सरफेस ऑफ अर्थ अट्रैक्ट होता है, तो फिर मून क्यों नहीं? वाई नॉट मून? अब देखो, ग्रेविटेशन का कंसेप्ट है वो हम कहाँ से समझ सकते हैं? हमारे पास एक कंसेप्ट है, दैट इज सर्कुलर मोशन। ठीक है, सर्कुलर मोशन में जब आप एक थ्रेड से एक सस्पेंडेड ऑब्जेक्ट लेते हो, कोई भी ऑब्जेक्ट लेते हो, जब वो सर्कुलर मोशन में ट्रेवल करता है कुछ ऐसे, ठीक है, एक कांस्टेंट फोर्स होती है जो उसे अंदर की तरफ टुवर्ड्स दिस पॉइंट या टुवर्ड्स सेंटर अट्रैक्ट करती है। एक कांस्टेंट फोर्स होती है। कैसे? उस फोर्स को क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। देखो, वो ऑब्जेक्ट हमेशा ऐसे अंदर की तरफ आता रहेगा। अब मैं ऐसे कैसे बोल सकती हूँ? क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट बाहर की तरफ जाता तो वो सर्कुलर पाथ नहीं फॉलो कर सकता। अगर वो बाहर की तरफ जाता है तो वो किस लाइन के अलोंग जाएगा? क्या बोलते हैं उसे? टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट इज अ स्ट्रेट लाइन टचिंग द सरफेस ऑफ अ सर्कल एट अ पॉइंट, या अ स्ट्रेट लाइन दैट मीट्स द सर्कल एट वन पॉइंट और ओनली वन पॉइंट। मतलब अगर यहाँ से मैं ये लाइन ड्रॉ करूँ तो ये क्या है? इस सर्कल का टेंजेंट। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट बाहर की तरफ जा रहा होता है, जैसे कि मैंने आपको सेंट्रीफिकेशन में बताया, जो हैवियर पार्टिकल्स हैं वो बाहर की तरफ झटक जाते हैं। किस लाइन के अलोंग झटकते हैं? टेंजेंट के अलोंग। ठीक है, उस लाइन को क्या बोलते हैं? टेंजेंट। चलो, वो एक अलग कंसेप्ट है, ये सिर्फ आपकी जनरल नॉलेज के लिए था। अभी हमारे पास क्या है कंसेप्ट? मेन कंसेप्ट क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, ये कौन सी फोर्स होती है? फोर्स इंटेंडिंग टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द सर्कल इन अ सर्कुलर मोशन। मतलब कि जिस मोशन की वजह से जो फोर्स है हमेशा सेंटर की तरफ लगेगी, उसे क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स है, उसकी वजह से जो ये पाथ है, सर्कुलर पाथ, वो मेंटेन रहता है। अब हमारा आइडिया क्या था कि जो मून है वो अर्थ की तरफ क्यों नहीं अट्रैक्ट होता? क्यों नहीं अट्रैक्ट होता? वैसे वो अट्रैक्टेड है। कैसे? अर्थ है और ये क्या हमारे पास? मून। ठीक है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स है कॉन्टिन्यूस लगी हुई, जिसकी वजह से वो सर्कुलर एक ही पाथ पे चल रहा है। अब वो एक ही पाथ पे क्यों चल रहा है? किसकी वजह से? सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होती तो वो एक पैरेलल पाथ ट्रेवल करता, जो कि क्या होता? टेंजेंट। ठीक है, वहां से न्यूटन को आइडिया आया कि एक फोर्स है कांस्टेंट जो अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, आपस में ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। वो फोर्स कौन सी थी वहां पे? ग्रेविटेशन, जिसकी वजह से ये पूरा मोशन चला हुआ है। वो फोर्स कौन सी थी? ग्रेविटेशनल फोर्स।
जिसकी वजह से मून अर्थ के साथ इंटैक्ट भी है, एक पर्टिकुलर रेडियाई पे वो चल भी रहा है, ठीक है, और वो अपना सर्कुलर ट्रैक फॉलो भी कर रहा है। वो कौन सी फोर्स थी वहां पे? ग्रेविटेशनल फोर्स। द सेंट्रीपिटल फोर्स देयर वाज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन objects is called gravitational force। तो बेसिकली न्यूटन का आइडिया एक एप्पल से शुरू हुआ, फिर वो अर्थ से मून पे गया, फिर वो मून के सर्कुलर मोशन पे गया। सर्कुलर मोशन किसकी वजह से था? किसी पर्टिकुलर फोर्स की वजह से था, जो कौन सी थी? सेंट्रीपिटल और ग्रेविटेशनल। So next we have universal law of gravitation। इस ग्रेविटेशनल फोर्स को एक लॉ गवर्न करता है जिसे हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। According to this, the gravitational forces between two objects या every object in universe attracts each other with a force, that is gravitational force, ठीक है। That force is proportional to the product of their masses। मतलब gravitational force is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the forces inversely proportional to the distance between them। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से जो मोशन है यूनिवर्स में प्लैनेट्स का, मून का, या फिर सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट का, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या है? दो ऑब्जेक्ट्स के मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब कि अगर लार्ज मासेस होंगे तो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो बढ़ेगी, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि अगर आपके मासेस बढ़ेंगे उनका प्रोडक्ट बढ़ेगा। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करेंगे एक दूसरे को, मतलब दो मासेस होंगे आपके पास। अगर आपके पास यहाँ पे m1 है और ये मास m2 है, अगर आप m1 मल्टीप्लाई बाय m2 करेंगे तो अगर वो आपका बढ़ रहा है तो आपका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट विल आल्सो इंक्रीज, वो भी बढ़ेगी। और जो आपके पास जो डिस्टेंस है, अगर वो भी बढ़ रहा है, जैसे मान लो आपका डिस्टेंस है वो आपका लगातार आप बढ़ा रहे हो, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से दूर ले जा रहे हो, तो जो आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डिक्रीज होगी। सो हेयर दिस कैन बी गिवन एज, फर्स्ट हमने क्या बोला था? जो ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब हम डेरिवेशन स्टार्ट कर देते हैं। लेट टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मासेस m1 एंड m2, ठीक है। दो ऑब्जेक्ट्स कंसिडर कर लेते हैं, a और b। अब हम क्या करेंगे? जो हमारे पास यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे। थोड़ी सी छोटी सी डेरिवेशन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। डेरिवेशन किसको बोलते हैं? एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम किसी फॉर्मूला को निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड डेरिवेशन। सो हियर वी हैव यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसकी स्टेटमेंट लिखनी है जो मैंने आपको बताया। एवरी ऑब्जेक्ट attracts each other with a force called gravitational force, and that force is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them, ठीक है। अब नेक्स्ट वी हैव, हमने क्या कंसिडर करना है? दो मासेस है हमारे पास, a एंड
बी। दो ऑब्जेक्ट्स कंसीडर कर लिए हमने ए एंड बी, उनके बीच का डिस्टेंस कितना है फ्रॉम सेंटर डी। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट का मास हम कैपिटल एम कंसीडर कर लेते हैं और दूसरे ऑब्जेक्ट का स्मॉल एम। इन सम केसेस देयर कैन बी m1 एंड m2 आल्सो। आप कुछ भी कंसीडर कर सकते हो, आप सिर्फ कंसीडर कर रहे हो। ठीक है, तो लेट टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी ऑफ मासेस m एंड m। ठीक है, हमने क्या किया, लेट टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मासेस m एंड m lie at a distance d from each other, lying at a distance d from each other। ठीक है, at a distance d from each other, let force of attraction between the two be F। let force of attraction between the two be F। simple। now according to statement of universal law of gravitation आपने ये लिखना है, F is directly, first of all F is directly proportional to product of their masses। so here we have considered the two masses m and small m, हमने कंसिडर कर लिया। second one we have inversely proportional to स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। मैंने स्टेटमेंट में आपको थोड़ा ये लिखवाया है डिस्टेंस बिटवीन दैम, मैंने ये नहीं लिखाया स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम, तो वहां पे एडिट कर लेना टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। सो एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब डिनोमिनेटर में आएगा जो भी आएगा। देखो अगर ये दोनों मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद प्रोडक्ट का क्या मतलब है, m मल्टीप्लाई बाय m। अगर आपका ये प्रोडक्ट बढ़ रहा है तो फोर्स भी क्या होगी, बढ़ेगी। बट अगर आपका डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स क्या होगा, डिक्रीज होगी। इफ दिस विल इंक्रीज दिस विल डिक्रीज, इफ दिस विल इंक्रीज दिस विल ऑल्सो इंक्रीज। सो इनवर्सली और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये मतलब है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर देंगे। ठीक है, combining equation 1 and 2। so F is directly proportional to m upon m into m and d square। ठीक है, सिंपल मल्टीप्लाई किया मैंने दोनों को। so डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब इसकी प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए हम यहाँ क्या कर देंगे, जी एम अपॉन डी स्क्वायर। सो इधर जो जी है वो क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल constant। here G is constant of proportionality and universal gravitational constant। ठीक है, एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है यूनिवर्सली ग्रेविटेशनल की या ग्रेविटेशनल फोर्स की, जो कि पूरे यूनिवर्स में एप्लीकेबल होती है। उस वैल्यू को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब है वो वैल्यू चेंज नहीं होती यूनिवर्स में। ठीक है, सो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, एफ मल्टीप्लाई बाय डी स्क्वायर इक्वल्स टू जी एम एम। सो हेयर जी अलग हो जाएगा, एम इंटू एम अपॉन एफ डी स्क्वायर, सॉरी एफ डी स्क्वायर d square upon m upon m। तो ये आपके पास आ गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मतलब ग्रेविटी की क्या वैल्यू होगी ऑल ओवर द यूनिवर्स। वो आप किस फॉर्मूला से दे सकते हो, इस फॉर्मूला से। जो ऐसा यूनिट है यहाँ पे, ऐसा यूनिट ऑफ जी इज फोर्स की क्या होती है, न्यूटन। देखो यहाँ से आराम से निकल सकते हैं। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। और मास कितने हैं, 2 है। मास की ऐसा यूनिट क्या होती है, केजी और -2। ठीक है, ये सिर्फ आपको ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था कि आप किसी भी फॉर्मूले से आप यूनिट कैसे निकाल सकते हो।
ध्यान से देखना, मीटर स्क्वायर 2 है, 1 kg यहाँ, 1 kg यहाँ, तो ये क्या लिख सकते हैं kg स्क्वायर। जब आप इसे ऊपर लिखोगे तो kg माइनस 2। The SI unit of gravitational constant is Newton meter square kg minus 2 या kg raised to the power minus 2, ठीक है। The value of G was found by Henry Cavendish। किसने फाइंड आउट करी थी? हेनरी कैवेंडिश। कई बार पूछ लेते हैं ये शॉर्ट क्वेश्चंस में, तो ये भी नोट कर लेना आप लोग। किसने फाइंड आउट करी थी? हेनरी कैवेंडिश। और ये मैथमेटिकली फाइंड आउट वैल्यू है, मतलब इसकी वैल्यू मैथमेटिकली फाइंड करी गई है। वो क्या है आपके पास वैल्यू? 6.673 इंटू 10⁻⁻11। G is equal to 6.673 into 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg, ठीक है, kg raised to the power minus 2, ठीक है। अब आ जाती है आपके पास इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की आपके पास इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों जरूरी है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? देखो, एक तो आपका क्या है, ये जो प्लैनेट के बीच में फोर्सेस हैं, फोर्सेस ऑफ ग्रेविटी, वो बताता है, ठीक है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है क्या करती है, आपके यूनिवर्स को बाइंड अप करके रखती है सबसे पहले तो। उसके बाद मैंने आपको बताया मोशन ऑफ प्लैनेट्स बताता है कैसा होगा मोशन ऑफ प्लैनेट, सर्कुलर क्यों है, मतलब उनको जस्टिफाई करता है। और उसके बाद क्या है आपके पास, जो मून और सन है उनके बीच, उनके ऊपर, उनके सरफेस पे टाइड्स होती हैं विंड्स की, वो क्यों होती है? वो भी इसी वजह से होती हैं। सेवरल फिनोमिनन इसके बेसिस पे एक्सप्लेन किए जा सकते हैं, ठीक है। आप सीनियर क्लासेस में से डिटेल में पढ़ोगे तो आपको सिर्फ उसके पॉइंट्स लिखना है यहाँ पे। तो फर्स्ट क्या है? फोर्स दैट बाइंड्स अप अर्थ, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स वो फोर्स है जिसने अर्थ को जोड़े रखा है। और क्या करता है? ये एक्सप्लेन करता है मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ, जैसा मैंने आपको बताया था, फर्स्ट एग्जांपल दिया था। नेक्स्ट वी हैव मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन। एंड फोर्थ एप्लीकेशन वी हैव द टाइड्स ड्यू टू मून एंड द सन। टाइड्स क्या होता है? सी की छोटी लहरें होती हैं समुद्र में पानी की, उसे टाइड्स बोलते हैं, ठीक है। उसका फिनोमेनन एक्सप्लेन करता है, कई बार वो सन और मून की वजह से भी आती हैं। तो टाइड्स ड्यू टू सन एंड मून। तो ये थी आपकी 4 एप्लीकेशन जो आपकी बुक में गिवन है, आप लोग वहां से भी नोट डाउन कर सकते हो। आपकी बुक में इंटेक्स क्वेश्चन दिए हैं 2 इंटेक्स क्वेश्चन दिए हैं, दैट इज स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड नेक्स्ट राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो इसमें आपने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का सिंपल सा फॉर्मूला लिख देना है जो हमने अभी फाइंड आउट किया था। तो ये आपका था। इसमें आपकी बुक में एक एग्जाम्पल भी दिया है, अगर आपको वैसे वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आपने देखना है तो वो देख लेना, दैट इज एग्जाम्पल 10.1। उसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना। सो थैंक यू, दिस इज ऑल फॉर टुडे। आपका ग्रेविटेशन का इंट्रोडक्शन और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आज कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, दैट इज फ्री फॉल ऑफ अ बॉडी अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। थैंक यू।